हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम 2023 के पेपर का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज ग्लूटोक्रोनोलॉजी। आई नो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट क्वेश्चन, सबको एक बारी में सुन के तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट आफ्टर दिस वीडियो आई कैन बेट आप एक प्रॉपर 10 मार्कर क्वेश्चन का आंसर जो है वो प्रॉपर लिख पाओगे, एंड दिस इज योर ड्यूटी आफ्टर वॉचिंग द वीडियो कि आप प्रॉपर 10 मार्कर का क्वेश्चन लिखो। ओके, सो इस वीडियो में व्हाट वी आर गोना डू, हम समझेंगे कि ग्लूटोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या है, हम फाउंडर देखेंगे, who was the person who coined this word. We will study about the core concept or the methodology he followed for this concept. Criticism, how it is criticized by different anthropologists, by different categories of persons. Applications, how we can use it. Is it still relevant? And then next topic. बेसिकली हम पढ़ेंगे कि फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी ने ग्लूटोक्रोनोलॉजी पूछ लिया, ठीक है। अब वो नेक्स्ट टाइम ये पूछेंगे व्हाट इज ग्लूटोक्रोनोलॉजी, जो अब आपके 10 मार्कर में नहीं आएगा बिकॉज 10 मार्कर में ऑलरेडी आ चुका है। तो वो नेक्स्ट कुछ और ऐसा रैंडम पूछेंगे जो बच्चों को मे बी ना आए, मे बी वो नेक्स्ट सरप्राइज दें। तो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो सकता है, वो नेक्स्ट क्या टॉपिक पूछ सकते हैं बच्चों से, उसके लिए वीडियो की एंड तक वेट करो। आई विल टेल यू द टॉपिक एंड देन आपको नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सो बिफोर स्टार्टिंग ग्लूटोक्रोनोलॉजी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, क्योंकि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है ये। तो व्हाट डू यू मीन बाय एंथ्रोपोलॉजी एंड देन व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। I'm hoping if you are watching the PYQ series, so you must be knowing कि what is linguistic anthropology, what is anthropology. Basically, anthropology अगर हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो इट इज द स्टडी ऑफ मेन अक्रॉस टाइम एंड स्पेस। किसी भी ह्यूमन की स्टडी करनी है हमें अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, तो उसे हम एंथ्रोपोलॉजी बोल रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजी की एक ही फील्ड, एक और फील्ड है, दैट इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। लिंग्विस्टिक नाम से पता चल रहा है कि अगर हम किसी का लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, किसी भी कल्चर की लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हम क्या क्या अराइव कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं उसके कल्चर के बारे में, दैट इज लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। तो उसका ही एक सब टॉपिक लगा लो, ग्लूटोक्रोनोलॉजी। इसको रटेंगे नहीं, नाम से समझने की कोशिश करते हैं। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी से पता चल रहा है कि समथिंग जो चलता हुआ आ रहा है। तो बेसिकली ग्लूटोक्रोनोलॉजी क्या है कि दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, उसका एक कॉमन एंसेस्टर है। तो बेस्ड ऑन द कोर वोकैबुलरी अवेलेबल, क्या जो अभी वोकैबुलरी अवेलेबल है उस लैंग्वेज की डिफरेंट हम कोशिश करेंगे समझने की कि वो कैसे एक कॉमन एंसेस्टर से आई है और वो कैसे डाइवर्ज कर गई। समझ आया मैम? थोड़ा थोड़ा कुछ ज्यादा ट्रिकी हो गया, मैं आपको और सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम ना दो लैंग्वेजेस लेते हैं, हिंदी एंड संस्कृत। आपको पता ही है ये दीज आर द इंडो आर्यन लैंग्वेजेस जो एक कॉमन एंसेस्टर से आई है ना। तो अगर मैं एक वर्ड लूं माता, बेसिकली मदर, तो हिंदी में इट इज माता एंड संस्कृत इट इज मातृ, और अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इट इज मदर। एक और लेते हैं, नाम। संस्कृत में भी नाम बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, नेम, isn't it? तो बेसिकली क्या है, ये लैंग्वेजेस जो है वो एक कॉमन एंसेस्टर से आई हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिफरेंट लैंग्वेजेस जो है वो कॉमन एंसेस्टर से आई हैं, उसको स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिक्स ऑफ देयर कोर वोकैबुलरी, कि जो वोकैबुलरी उनकी बची हुई है उसको स्टडी कर रहे हैं कि वो कैसे डाइवर्ज कर गई अपने एंसेस्टर्स से। दिस इज ग्लूटोक्रोनोलॉजी, बस इतना ही है। समझ आया कि एक लैंग्वेज जो दूसरे लैंग्वेज से अलग है, वो एक उसका एक कॉमन एंसेस्टर था, तो वो डाइवर्ज कैसे कर गई और कितना जो है वो परसेंट सेम है। दिस कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय मॉरिस स्वदेश। ही डेवलप्ड दिस कॉन्सेप्ट इन 1950s एंड उन्होंने अमेरिकन जर्नल्स में इनको मेंशन किया था, इस कॉन्सेप्ट को, इस कॉन्सेप्ट की डिटेल्स दी थी। अगर मैं कोर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बहुत ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ना हिंदी और संस्कृत दो ही लैंग्वेजेस लेते हैं, थोड़ा समझने के लिए इजी हो जाएगा। हम पहले लैंग्वेजेस सिलेक्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम ना स्वदेश बनाएंगे। अब मैम व्हाट इज स्वदेश? बेसिकली स्वदेश क्या है कि 100 वोकैबुलरी वर्ड्स, 100 या फिर 200 वोकैबुलरी वर्ड्स जो हैं, जो इंपॉर्टेंट कोर वोकैबुलरी वर्ड्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, उसकी एक लिस्ट बनाएंगे एंड देन उन वर्ड्स को एनालाइज करेंगे, कितने वर्ड्स जो है वो सेम आ रहे हैं।
उसके बाद एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है बेस्ड ऑन द लॉग्स, वो हमें याद नहीं करना है, बेस्ड ऑन द लॉग। उसके बाद चेक करेंगे उसमें कि वो कितना सिमिलर है। उसके बेसिस पे अगर मैं हिंदी और संस्कृत की बात करूं तो 50 to 60% जो है ये दोनों लैंग्वेजेस जो है वो सिमिलर हैं। समझ आया मेथोडोलॉजी क्या है, बेसिकली कॉर कंसेप्ट क्या है। एक लिस्ट बनानी है जिसको उन्होंने स्वदेश बोला, जिसके अंदर वो कोड जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको लेंगे, 100 या 200 वर्ड्स की एक लिस्ट बनाएंगे एंड देन उसके बाद उसे कंपेयर करेंगे, देन एक मैथमेटिकल फॉर्मूले में डाल देंगे जो लॉग पे बेस्ड है एंड देन उसके बाद एक रिजल्ट हमें देंगे। दिस वॉज द मेन मेथोडोलॉजी। बट ध्यान से सुनना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि जब वो ये मेथड डिवाइस कर रहे हैं ना तो उन्होंने एक चीज एज्यूम करी और वही एजम्पशन जो है वो लेटर ऑन सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बना उनका। एजम्पशन क्या किया उन्होंने कि अगर कोई दो लैंग्वेजेस हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस लैंग्वेज वो अगर हुई 1500 ईयर्स बैक एंड दिस लैंग्वेज वो 1600 ईयर्स बैक, तो उन्होंने एज्यूम किया ऐसा कि जो लैंग्वेज है वो डेफिनेट रेट पे डिप्रिशिएट कर रही है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे, यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे, दे राइज फ्रॉम द सेम कॉमन एंसेस्टर, तो इनके वर्ड सेम होंगे, बट उसके बाद वो डिप्रिशिएट मतलब उसके कुछ वर्ड्स खोते गए, उसके कुछ वर्ड्स खोते गए, उसके कुछ वर्ड्स खोते गए और ये सेम रेट पे डिफ्यूज हो रहे हैं। मतलब सेम वर्ड्स पे सेम रेट पे ये डिफ्यूज होते जा रहे हैं एंड देन आज के टाइम पे हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। दैट मीन्स ही इग्नोर्ड कि बेसिकली अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी हिंदी है तो हमारी हिंदी के कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जो हमें अरेबिक, पर्शियन, उर्दू के साथ सिमिलर है, इजंट इट? तो उन्होंने इस चीज को इग्नोर किया कि क्या कभी कोई कल्चर कॉन्टैक्ट हुआ था। समझ आया कि उन्होंने इस चीज को एंगल में ही नहीं लिया कि क्या कल्चर कॉन्टैक्ट की वजह से भी तो वर्ड सिमिलर हो सकते हैं। व्हाट ही अज्यूम्ड इज कि अगर दो लैंग्वेजेस हैं उनमें कुछ वर्ड सिमिलर हैं तो दैट मींस दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर, और वो जो लैंग्वेजेस दो अराइज हुई थी कॉमन एंसेस्टर से वो सेम रेट पे डिफ्यूज होती चली गई, सेम रेट पे वो चेंज होती रही। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि कोई लैंग्वेज जो है वो सेम रेट पे डिफ्यूज हो जाए? आप अपने अराउंड देखो चीजों को, अगर मैं देखूं हिंदी जो है वो डिफ्यूज हो रही है, क्या हिंदी डिफ्यूज हो रही है मतलब हिंदी जो है वो कम लोग बोल रहे हैं, क्या पंजाबी भी उसी रेट पे कम लोग बोल रहे हैं, क्या तेलुगु भी उसी रेट पे कम बोल रहे हैं? डिफरेंट डिफरेंट है ना। हिंदी जो है वो कम बोली जा रही है बट ऐसा नहीं है कि तेलुगु भी, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, कि तेलुगु भी उसी रेट पे कम बोली जा रही है। डिफ्यूजन हो रहा है नो डाउट इन लैंग्वेजेस का, बट नॉट एट द सेम रेट। रेट इज डिफरेंट। देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस इन आवर कंट्री। लिंग्विस्टिक जब आप वो पढ़ोगे लेकिन लिंग्विस्टिक डिवीजन क्या है इंडिया का, देन यू विल रीड देयर आर सो मेनी लैंग्वेजेस व्हिच आर इवन अनडिस्कवर्ड। सी तो अब ये थोड़ी है कि वो लैंग्वेज जो वो सेम रेट पे डिफ्यूज कर रही है, नो, दे आर डिफ्यूजिंग एट डिफरेंट रेट। व्हाट यू फील कि वो जो लैंग्वेजेस हैं जो अभी डिस्कवर नहीं हुई हैं या बहुत कम पॉपुलेशन बोल रही है, क्या वो हिंदी से अराइज नहीं हुई होगी? क्या वो किसी कॉमन संस्कृत से अराइज नहीं होगी? क्या तेलुगु से नहीं अराइज होगी? ऑब्वियसली हुई होगी, बट उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मच हायर देन हिंदी। व्हाई? बिकॉज उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज कर रही है। समझ आया कि उन्होंने क्या एज्यूम किया और क्या सबसे बड़ा पॉइंट बना क्रिटिसिज्म का? What he assume is कि जो rate of diffusion of languages है that is same among all the languages. This was the first point on which he was majorly criticized because it is practically not possible. समझ आया? एंड देन उसके बाद डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट आए। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस बोआज ने बोला कि लैंग्वेज जो है बेसिकली वो एक ऐसा एंगल है जो कल्चर को डिफाइन कर रहा है, हम उसमें ये एंगल नहीं ले सकते। थर्ड मेजर पॉइंट, उन्होंने इग्नोर कर दिया कि कल्चर डिफ्यूजन की वजह से भी लैंग्वेजेस जो है वो चेंज हुई हैं, लैंग्वेजेस के अंदर चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया कि अरेबियन और पर्शियंस वो इंडिया के अंदर आए ट्रेड करने के लिए, तो अब वो जो अपनी लैंग्वेजेस के छोड़ गए वो हिंदी में एसिमुलेट हो गए, इजंट इट? तो ये तो पार्ट हमने लिया ही नहीं ना, हमने तो एक कॉमन एंसेस्टर लिया, उसके बाद उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन चेक कर लिया। उसके बाद अगर हम एक और एंगल लें जो हमारे
फंक्शनलिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि इसमें हमने सिर्फ कोर वोकैबुलरी वर्ड्स लिए हैं, हमने इसकी ग्रामर नहीं ली, हमने इसका सिंटेक्स नहीं लिया। उसको कौन एनालाइज करेगा कि ग्रामर कैसे डिफ्यूज हुई है, ग्रामर कैसे चल रही है। अब वर्ड्स तो कैसे भी एक्सचेंज हो सकते हैं ना, ग्रामर से तो बेसिकली मे भी पता भी चलता है कि वो कॉमन इंसेस्टर है या नहीं। समझ आया कि ऑन मेन पॉइंट जिसपे वो क्रिटिसाइज हुआ है, चारों पॉइंट समझ आए। इसके बाद है इसकी एप्लीकेशन। बेसिकली इसको हम अभी भी यूज कर सकते हैं और हम कर भी रहे हैं, बेसिकली थियोरटिकल निकालने के लिए कि कोई लैंग्वेज जो है वो इससे कैसे सिमिलर है। थियोरटिकल मतलब मे बी प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट थियोरटिकली एक असम्पशन बना के हम कह तो सकते हैं कि ये लैंग्वेज ऐसे होगी। दिस इज अ मेन करंट रेलेवेंस व्हिच वी कैन यूज, वेयर वी कैन यूज दिस। समझ आया कि एप्लीकेशंस हम कहाँ यूज कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद है कि हम इसको नेक्स्ट जो है वो कहाँ पूछा जा सकता है, वो नेक्स्ट टॉपिक पूछ सकते हैं लेक्सिकोस्टैटिस्टिक्स। व्हाट डज दिस मीन? इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लोटोक्रोनोलॉजी। अगर आप कभी भी नेट पे सर्च करोगे तो जनरली बताया जाता है कि दीज आर द सेम टॉपिक, बट ग्लोटोक्रोनोलॉजी इज द सब टॉपिक ऑफ दैट लेक्सिकोस्टैटिक्स। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट इज दिस टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।